हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का बेसिक कर लिए थे, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर में कुछ बेसिक था, उसको कर लिए हम लोग, और आज से हम लोग का पूरा इंपॉर्टेंट चालू हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो देखिए, आज का क्लास बिना देर के हुए चालू करते हैं। और ये बहुत आसान, ठीक है ना, आसान शब्दों में ये नोट्स तैयार किए हैं। आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, बस आप बारीकी से इसको देखते रहिएगा और अपने नोटबुक में इसको रुक रुक करके वीडियो को नोट करते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का देखिए यहाँ पे प्राकृतिक में मूल बल कितना होता है। प्राकृतिक में मूल बल 4 होता है: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है ना। इसको विस्तार से समझेंगे लोग। सबसे पहले आता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में आप लोग बहुत जानकारी होगा, खैर, क्योंकि 9th से पढ़ाया जाता है, 9th 8 से पढ़ाया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? किन्हीं दो पिंडों के बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल, यह बल दुर्बल बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल होता है और यह आकर्षक बल होता है, यानी कि अब कोई भी चीज़ को अपने ओर आकर्षित करता है। तो चलिए, इसको अभी हम लोग प्रूव भी करेंगे लोग गुरुत्वाकर्षण बल का, और इसका समीकरण भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो मान लिए मेरा एक वस्तु, मान लिए यहाँ पे देखते रहेगा अच्छा से, ठीक है ना, m1, और एक बड़ा सा वस्तु मान लिए यहाँ पे है m2, और इसके बीच का दूरी r। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ गया होगा। यानी एक बल है m1 और इधर है कोई वस्तु, सॉरी बल नहीं, वस्तु m2, ठीक है ना। और इसका बीच का दूरी कितना है? r है। कितना है? r है। तो इसको देखिए कैसे हम लोग इसका समीकरण ज्ञात कर रहे हैं लोग। क्या यहाँ पे पढ़े हैं लोग? इन दो पिंडों के बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम यहाँ पे देखिए अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा करके एक वस्तु m1 ले लिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इसका गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। इसका जो फोर्स होता है यानी बल होता है, इसके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो m1 और एक और बल यहाँ पे है m2। कोई दिक्कत समझ आया? m1 और एक और बल यहाँ पे क्या है? m2, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे, लेकिन बात यहाँ पे गुणनफल का हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 फर्स्ट समीकरण, कोई, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए उसके बाद कह रहा है कि इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका बीच का दूरी कितना है? r है। कितना है? r। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुक्रमानुपाती जब भी कहता है तो उसके बट्टा के नीचे होता है, और यहाँ पे वर्ग का बात किया है, वर्ग यानी स्क्वायर, तो स्क्वायर इसका कर देंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जब लेंगे तो ये वाला जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इसके ऊपर, और जो r स्क्वायर है वो चलाएगा नीचे, ठीक है ना। देखिए, और हम यहाँ पे एक और सकते हैं लोग, F = g m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर। g क्या है? g क्या है? ग्रेविटी कांस्टेंट। कोई दिक्कत? ग्रेविटी कांस्टेंट है। और m क्या है? m द्रव्यमान है, और ये वाला भी m क्या है? द्रव्यमान है, और r इसके बीच का दूरी है। कोई दिक्कत समझ आया कि नहीं आया? मतलब कि हम देखिए एक बार और समझाते हैं। F अनुक्रमानुपाती, यानी F बल को F से डिनोट करते हैं, F अनुक्रमानुपाती m1 और F अनुक्रमानुपाती m2, ठीक है ना, फोर्स यानी, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख दिए हैं कि आप लोग को समझ आएगा। F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2, क्योंकि गुणनफल होता है उसका, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे F व्युत्क्रमानुपाती मालूम है कब बोलते हैं? जब बटा के नीचे आएगा, ठीक है ना। तो व्युत्क्रमानुपाती देखिए यहाँ पे जब बटा के नीचे आया, उसका वर्ग कर रहा है तो इसका स्क्वायर कर दिए। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 कितना है हमारा? F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2, और बटा में क्या है? r स्क्वायर है।
तो जी यहाँ पे ले लिए, ग्रेविटी कांस्टेंट है जी ले लिए, और F इक्वल टू आ गया m1 इंटू m2/r²। समझ बाद आता है विद्युत चुंबकीय बल। क्या? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। यानी जो भी आवेशित कण होता है, चार्ज होता है, उसके जो बीच के यानी उसके अंदर में जो काम करता है ना, उसी को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है ना। इसका अच्छा खासा उदाहरण आप लोग को आगे समझाएंगे। ठीक है ना। देखिए, यह बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। विद्युत चुंबकीय बल अपने आप को खींचता भी है और उसको दूर भी करता है। ठीक है ना। यह बल कूलाम के नियम का पालन करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह बल कूलाम के नियम का पालन करता है। कौन बल? विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है ना। कमेंट में लिखिए कौन बल कूलाम के नियम का पालन करता है? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल संरक्षी बल होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्युत चुंबकीय बल कैसा बल होता है? संरक्षी बल होता है। कैसा बल होता है? संरक्षी बल होता है। उसके बाद आता है प्रबल नाभिकीय बल। क्या? प्रबल नाभिकीय बल। देखिए, नाभिक के भीतर उपस्थित रहे बल जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को परस्पर बांधे रखता है। यानी कि जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को मतलब जकड़े रहता है, पूरा पकड़ के रखता है ना, उसी को नाभिकीय बल कहलाता है। यह आकर्षण बल होता है। प्रबल नाभिकीय बल कैसा बल होता है? केवल आकर्षण बल होता है। यानी एक दूसरे को यहाँ पे देखिए ना, बांधे रखता है। बांधे रखना कि उसको छोड़ेगा नहीं, यानी आकर्षण करके रखेगा। ठीक है ना। यह बल अत्यंत प्रबल होता है ना। प्रबल देखिए, प्रबल नाभिकीय बल, तो यह बल अत्यंत प्रबल होता है। इसका डिफिनेशन से ही हमको ये मालूम चल गया। यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है, यानी इस पर कोई चार्ज वगैरह इस पर निर्भर नहीं करता। चार्ज रहे या ना रहे, ये अपना वर्क करते रहता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है? उसके बाद आता है दुर्बल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल के बाद क्या आता है? दुर्बल नाभिकीय बल। नाभिक के मूल कणों यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला प्रबल नाभिकीय बल तथा रेडियो होने वाले कोनों पर नाभिक के मूल कोनों द्वारा लगने वाले बल दुर्बल नाभिकीय बल होता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो कोनों पर लगता है नाभिक बल, उसी को दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। यह बल भी प्रबल नाभिकीय बल की ही तरह लघु परास वाला बल होता है। यानी यह बल भी प्रबल नाभिकीय बल जैसा होता है, उसी की तरह छोटा सा परास बल होता है, छोटा वर्क करने वाला। यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण हो सकता है। ठीक है ना। इसमें आकर्षण, उसमें केवल आकर्षण था, लेकिन इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। यह भी कूलाम के नियम का पालन करता है। यानी दुर्बल नाभिकीय बल है, ये कूलाम के नियम का पालन करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है एवं नाभिकीय बल से दुर्बल होता है। ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल है और नाभिकीय बल से कैसा है? दुर्बल होता है। कौन? दुर्बल नाभिकीय बल, क्योंकि इसका नाम दुर्बल है, उसमें प्रबल नाभिकीय बल था तो प्रबल। लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये क्या है? यहाँ जो वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे है, आविष्कार क्या किए थे, और देश का नाम यहाँ पे। ठीक है ना। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम, गैलीलियो ने कौन सा नियम दिया था? जड़त्व का नियम। इटली देश के रहने वाले थे। जड़त्व यानी इनर्शिया, जो चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम बस में जाते हैं और बस का जो ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम आगे की ओर धक्का लगता है हमको, या ट्रेन वगैरह में है, ट्रेन आगे की ओर बढ़ता है तो पीछे की ओर धक्का लगना, ये सब उसी का उदाहरण है। उसके बाद आर्किमिडीज उत्प्लावन का नियम दिए थे, यूनान देश के। उत्प्लावन क्या होता है? जैसे कि आप लोग पानी समुद्र में देखे होंगे, लेकिन नाव जब चलता है तो नीचे ऊपर करता रहता है। उसके बाद मछली जो बीच में तैरती है, ये सब उसका उदाहरण है उत्प्लावन बल का। ठीक है ना। आइजक न्यूटन साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। आइजक न्यूटन साहब गति के नियम दिए थे और गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिए थे। गति यानी जो आप जानते हैं, कोई भी वस्तु अपना स्थान चेंज करे उसको गति कहते हैं, या गुरुत्वाकर्षण जो अपने ओर आकर्षण करे उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इंग्लैंड के रहने वाले थे। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश विद्युत और अपेक्षितता का नियम दिए थे। प्रकाश विद्युत समझते हैं लोग, आप लोग, जो कि लाइट वगैरह होता है ना, और करंट वगैरह, उसी के बारे में अध्ययन किए और उसके बारे में विस्तार से समझा। माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए। यानी इसका अच्छा उदाहरण आप लोग जनरेटर, डीसी जनरेटर देखें ना, एसी नहीं, डीसी जनरेटर, तो उसी का ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण डीसी जनरेटर उत्पन्न करता है। ठीक है ना। इंग्लैंड के रहने वाले थे। उसके बाद हाइगेंस प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिए थे, हॉलैंड के रहने वाले थे। उसके बाद जगदीश चंद्र बोस, जो कि भारत के रहने वाले थे, अति लघु रेडियो तरंग दिए। जैसे कि मोबाइल वगैरह, रेडियो वगैरह, संचार, ये सब होता है ना, तो अति लघु है, लघु नहीं, अति लघु, छोटा सा बस। उसके बाद मैक्सवेल जो हैं,
प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ये मैक्सवेल ने दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु नाभिकीय मॉडल दिए थे, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। सत्येंद्र नाथ बोस जो कि भारत के रहने वाले थे, नहीं दिख रहा है, अच्छा, भारत के रहने वाले थे, ठीक है ना। वे क्वांटम सांख्यिकी जो कि कुछ नंबर वगैरह होता है ना, उसका गणना करना क्वांटम सांख्यिकी से होता है। सब आगे आप लोग को विस्तार से पढ़ना है, ठीक है ना। बस आप इसमें ये जान लीजिए कि कौन क्या दिए थे। डी ब्रोगली द्रव्य की तरंग प्रकृति का सिद्धांत दिए थे, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है ना। तो अब हो गया आप लोग का एक चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। तो अब अगले चैप्टर का वीडियो आएगा आप लोग के चैनल पे, तो चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है ना। और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।